हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे की इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने अकबर तक डिस्कस किया हुआ है, उसके आगे अब हम जहांगीर से लेकर आगे फिर जितना भी उनके शासक रहे हैं, इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम मुगल एम्पायर को एंड करेंगे जिसमें हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और भी जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उनको समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहांगीर, जहांगीर या फिर सलीम, ऐसा कहते हैं कि अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह में उसने मन्नत मांगी, जिसकी कृपा से जोधाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसलिए इनका नाम प्यार से सलीम रखा गया, जिन्हें शेखू बाबा भी कहा जाता था। शेखू बाबा कहा जाता था। पूरा नाम क्या था इनका? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। आप इसे याद रखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर को अपने पिता से काफी अधिक नफरत थी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा अनारकली को वो चुनवा देते हैं, उसके बाद उनसे अत्यधिक नफरत करने लग जाते हैं वो, जिसके बाद उन्होंने हर वो गतिविधि की जो कि अकबर को पसंद नहीं थी। सबसे पहले उनके नवरतन अबुल फजल की हत्या, अबुल फजल की हत्या आप देखते हो। अच्छा, आपको पता होगा ये चीज कि जहांगीर ने बगावत भी कर दी थी, बगावत भी कर दी थी। बाद में फिर कहते हैं कि जोधाबाई के कहने की वजह से इनको माफ किया गया था। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसके इनाम के बतौर इनको 3000 का मनसब, 3000 का मनसब प्रदान किया गया था। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए याद किए जाते हैं। न्याय की जंजीर एक पत्थर का बहुत बड़ा खंभा, जिसमें सोने की जंजीर लगाई गई थी और तुला लगाई गई थी यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पुरानी दिल्ली जो कहलाती है वहां पे, पुरानी दिल्ली। ठीक है, इसके अतिरिक्त और आपको क्या याद रखने की आवश्यकता है? इनकी एक पत्नी का नाम था मानबाई, अफीम खाकर मृत्यु कर ली थी, इनकी पहली पत्नी थी। दूसरी पत्नी का नाम था जगत गोसाई। इन्हीं से आगे चलकर आप शाहजहां का जन्म देखते हैं। शाहजहां। सबसे प्रिय पत्नी नूरजहां, जिनका पूर्व नाम हुआ करता था महरूब निसा। शेर अफगान अली कुली की ये विधवा थी, शेर अफगान। ठीक है, कि ये विधवा हुआ करती थी, जिनको जहांगीर के द्वारा अपनी मां की सेवा और देखरेख के लिए लगाया गया था। पिता मिर्जा घियास बेग, मां असमत बेगम। ये वही हैं जिन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। गुलाब का इत्र आज इन्हीं की वजह से हम देख पा रहे हैं। असमत बेगम। भाई आसफ खां। आगे चलकर आप आसफ बाग जो पढ़ते हो ना, निशत बाग, आसफ बाग कश्मीर के, इन्हीं की याद में बनवाए गए थे। मिर्जा घियास बेग, कालांतर में इनको एतमात उद्दौला के नाम से जाना गया। एतमात उद्दौला का मकबरा वही नूरजहां ने जिसे बनवाया था, जहां से हम पित्रा यानी कि हीरे को लगाकर जो भी कब्र में की जाने वाली नक्काशी होती है उसको देखते हैं। तो एतमाद उद्दौला के मकबरे से इसको शुरू किया गया। कालांतर में ताजमहल में भी यही देखने को मिलती है। ठीक है, चलो, नूरजहां से शादी करी, नवरोज के त्योहार में देखा उसकी खूबसूरती पे हो गया वो फिदा और उसने शादी कर ली। इसके बाद कालांतर में इन्होंने नूर महल नाम से वस्त्र निकलवाए, ठीक है, और सिक्के चलवाए। नूरजहां क्यों प्रसिद्ध थी? क्योंकि इन्होंने जुनता दल का निर्माण करवाया। जुनता दल के अंतर्गत मुखिया इनकी थी नूरजहां। अन्य कौन थे? इनके पिता, इनकी माता, इनका भाई और खुर्रम इस दल का
सदस्य, 4 लोगों का पेयर था, जुनता दल, जिसको बाद में कई अधिक साहित्य इतिहासकारों के द्वारा आलोचना भी की गई है। जदुनाथ सरकार उनमें से एक है। वी.एस. स्मिथ भी हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का ही अभी चल रहा है इतिहास। जहांगीर को और किस लिए याद किया जाता है? ऐसा कहा जाता है कि महावत खां ने इनको बंदी भी बना लिया था। इनके पुत्र खुसरो के द्वारा बगावत की गई थी। अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी के भड़काने पे कालांतर में खुसरो को अंधा कर दिया गया। बुरहानपुर में हत्या हुई। इलाहाबाद में दफनाया गया। अर्जुन देव जी को शीश कटवा दिया गया था, हत्या कर दी गई थी चंदू शाह के कहने पर अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, अब आपको और क्या याद रखना है? हाँ, इनके शासनकाल में आप देखते हैं कि मेवाड़ अंतरिम रूप से और अहमदनगर अंतरिम रूप से मुगलों के अधीन आ गया, पूरी तरह मुगलों के अधीन आ गया था। और अब क्या देखते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखते हैं 1600 में। 1615 ईस्वी में आप देखते हैं कि सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। कैप्टन हॉकिंस आते हैं इनके दरबार में, जिसको अंग्रेज खां की उपाधि से नवाजा जाता है। अच्छा, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तुजू के जहांगीरी। तो क्या आप बता सकते हो कि चित्रकला, चलो अभी चित्रकला को डिस्कस बाद में करेंगे, अभी आ गया है नाम, तो आप बताओ कि चित्रकला के लिए बहुत फेमस एक व्यक्ति इनके दरबार में था जिसने तुजू के जहांगीरी का फ्रंट पेज डिजाइन किया था। आप इसे कमेंट में बताओगे, कमेंट में बताइए कि तुजू के जहांगीरी के लिए उसके फ्रंट पेज की जो भी ड्राइंग बनाई थी तो किसने बनाई थी, जो इनके ही दरबार में एक चित्रकार भी हुआ करता था। ठीक है, सूरत में पहली एक सफल फैक्ट्री खोली गई थी। जेम्स प्रथम का राजदूत थॉमस रो बनकर आए थे। ठीक है, इन्हीं के ही शासनकाल में फ्रांसिस्को पैलियट, जो एक डच पर्यटक था, फ्रांसिस्को पैलियट भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। इसके अतिरिक्त और आपको क्या याद रखने की आवश्यकता है? हाँ, जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने निर्माण लाहौर की मोती मस्जिद और अपना खुद का भी मकबरा इन्होंने लाहौर बनाया। हालांकि भीमवार नाम की जगह पे इनकी मृत्यु हुई थी, लाहौर में इनको दफनाया गया था। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर स्वयं कहते थे कि कोई भी चित्र हो, मैं आंख मूंद कर उस चित्र पर हाथ रखकर यह बता सकता हूं कि उस चित्र की, अगर सपोज करिए कोई मनुष्य का चित्र बना है, तो ये मैं बता सकता हूं कि उस चित्र में आंखें किसने बनाई है ना, होठ किसने बनाए हैं, नाक किसने बनाए इत्यादि। मतलब वो इतना अधिक पारंगत था। हमजानामा, इसका संबंध किससे है? चित्रकला से है। इसके शासनकाल में आगा खां के नेतृत्व में चित्रकला में शिक्षा दी जाती थी। अच्छा, दास्तान अमीर हमजानामा, ये किसने लिखी है, बता सकते हो आप? अब्दुस समद, ये वही है जो कि अकबर के दरबार में चित्रकार हुआ करते थे। ठीक है, शीरी कलम, मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, शीरी कलम की उपाधि से इनको नवाजा गया था। और आपको क्या याद रखना है? कुछ और आप चीजें याद रख लीजिए। इनके चित्रकार हैं जो, जैसे कि मैं अब बता रही हूं आपको, और इंपॉर्टेंट चित्रकार में आते हैं उस्ताद मंसूर। ये प्राकृतिक चित्र बनाते थे, पशु पक्षियों के, प्रकृति के चित्र बनाते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कौन? विशन दास। ऐसा कहा जाता है कि ईरान का जो शाह था, ठीक है, उसके लिए चित्र बनाने के लिए विशन दास को भेजा गया था। ठीक, और जो तुजू के जहांगीरी की मैंने बात करी है, तो अबुल हसन
ने उसकी फ्रंट पेज के लिए ड्राइंग बनाई थी। आपने देखी कि तुजू के जहांगीर की आत्मकथा है, तो इकबाल नामा ए जहांगीरी ये किसके द्वारा लिखी गई है? मौत बिंद खां। कई लोग ये भी कहते हैं कि तुजू की जहांगीरी को पूरा करने का काम भी मौत बिंद खां ने किया था। ठीक है। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगवाया था। लाहौर की माटी मस्जिद, कश्मीर के अंतर्गत शालीमार बाग, निशत बाग इत्यादि का निर्माण भी इसने ही करवाया था। ठीक है, चलिए इतना काफी है आपके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम शाहजहां के अंतर्गत। ठीक, वेट अ मिनट। शाहजहां जिसको लघु अकबर की भी उपाधि दी जाती थी। लघु अकबर क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसका शासनकाल भी अपने समय में, कहना चाहिए जिस तरह अकबर ने अपने शासनकाल में हर जगह एक चरमोत्कर्ष का शासनकाल माना जाता, चाहे वो साहित्य हो, दरबार में प्रशासन हो इत्यादि, वही शाहजहां का ही माना गया। वास्तुकला का स्वर्णकाल। राजधानी को आगरा से इन्होंने दिल्ली की ओर स्थानांतरित किया था। मुगल साम्राज्य का पूर्णतः स्वर्ण युग वैसे अकबर को कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्णकाल इनको कहा जाता है। इनको लघु अकबर की संज्ञा दी जाती है। लघु अकबर की संज्ञा दी जाती है। शाहजहां जिसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां उर्फ किरण सानी, इनकी एक उपाधि है किरण ए सानी, ये आपको नहीं भूलना है। आप अभी कमेंट में बताओगे सिकंदर सानी किसको कहा गया है इतिहास में, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। सिकंदर सानी किसको कहा जाता है? इनका अन्य नाम क्या था? खुर्रम था। ऐसा कहा जाता है कि मेहरुनिसा का यह यानी कि नूरजहां का फेवरेट था, जिसकी वजह से इसको गद्दी दी गई थी। ठीक। जगत गोसाई की ये संतान थे। हिंदू मोटा राजा की पुत्री जगत गोसाई जिसकी ये संतान थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो अर्थात मुमताज महल। मुमताज महल जिसकी याद में ही ताजमहल का निर्माण किया गया था। कुल 14 संतानों की ये माता थी, जिसके बाद 7 जीवित संतानें बची थी, जिसके मध्य में काफी उत्तराधिकार के युद्ध आप देखते हो। ठीक है। अच्छा, इसके शासनकाल में भी आप अफगानों का विद्रोह देखते हो। क्यों? महावत खां, अच्छा इसने भी अपने पिता के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया था, लेकिन नूरजहां का फेवरेट था इसलिए बच गया। खाने जहां लोधी जो इसका फ्रेंड हो गया था, लेकिन दक्कन की सूबेदारी मांग रहा था, इसने मना कर दी और दक्कन की सूबेदारी महावत खां को दे दी, जिसकी वजह से इसने विद्रोह कर दिया था। ये वही व्यक्ति है जिसके शासनकाल में आप देखते हो कि हुगली से इसने पुर्तगीज को हटा दिया था, पूरी तरह से खदेड़ दिया था, सही से कर नहीं पहुंचा रहे थे, और इन्होंने एक तरीके से वहां पे भी आरंभिक रौल से अंग्रेजों को दे दिया था कि भाई हाँ आप मतलब इसको संभालो। बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है कोहिनूर। आप देखते हो कि शाहजहां के शासनकाल में उसने अपने लिए एक सिंहासन, मयूर सिंहासन का निर्माण कराता है, कोहिनूर फिट करवाता है। ठीक है। बेबादल खान नाम का एक व्यक्ति इसको बनाता है। ठीक है। यूरोप के एक संगीत वाले जो देवता हैं उनकी भी यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है और कोहिनूर हीरा इस पे चिपकाया गया था। तो इसको कोहिनूर हीरा गिफ्ट किसने किया था? मीर जुमला खान ने। मीर जुमला खां या फिर मीर मोहम्मद सैयद। मीर मोहम्मद सैयद, दो नाम याद रख लीजिए आप, दिखता है टिक करिए। ठीक है। पूरे फैक्ट टू फैक्ट हम चल रहे हैं, आपको इसमें से आपको कुछ भी ऐसा स्किप कर करके नहीं देखना है। पूरे वीडियो को देखोगे, 2 बार देखोगे, आपको चीजें याद रह जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के शासनकाल में आप देखते हो कि फ्रैंकोइस बर्नियर, जो आगे चलकर आप देखोगे कि औरंगजेब का चिकित्सक भी बन गया था, तो फ्रैंकोइस बर्नियर आता है, ट्रेवेर्नियर आता है, ट्रेवेर्नियर आता है इसी की ही शासनकाल में। और कौन आता है? पीटर मंडी। पीटर मंडी या फिर पीटर मुंडी भी सुनते हो आप कई जगहों पे, जिसी ने बताया था कि बंगाल और गुजरात में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। दुर्भिक्ष माने अकाल। बंगाल और गुजरात में भयानक अकाल की जिसने जानकारी दी थी। ठीक है। ये रही कुछ और काम की चीजें। एक और चीज आप पढ़ लीजिए, गुरु हरगोविंद सिंह।
गोविंद सिंह जी का युद्ध हुआ था करतारपुर में, इन्हीं के साथ हुआ था। इसी के शासनकाल में कांधार पूरी तरह इसके हाथ से निकल गया था। कांधार पूरी तरह से इनके हाथ से निकल गया था। अब भाई जब वास्तुकला का स्वर्णकाल इनको माना जा रहा है तो कुछ वास्तुकला की भी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने अकबर के द्वारा जो भी बनवाया गया आगरे के किले के अंतर्गत, आगरा के किले के अंतर्गत जो भी निर्माण बनवाया गया तो सबको तुड़वाया, दीवाने आम बनवाया, दीवाने खास बनवाया। उसके अतिरिक्त अंगूरी भाग है ना, मैं लिखते जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अंगूरी बाग बनवाया और क्या बनवाया, झरोखा दर्शन क्षेत्र, जहां पे बैठ के ये लोग किसी एक इंपॉर्टेंट दिन में टाटा किया करते थे आम जनता को, मतलब आम जनता को दर्शन दिया करते थे। ठीक है, और क्या बनवाया इन्होंने, शाहबुर्ज बनवाया, नगीना महल, नगीना महल, नौलखा महल। ये कहाँ स्थित है नौलखा महल, ऐसे लाहौर किला में। और इंपॉर्टेंट चीज, दिल्ली का लाल किला, आगरा की जामा मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद। कई जगह पे आप पढ़ोगे आगरा की जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो जहांआरा बेगम ने करवाया था इन्हीं के शासनकाल में, जहांआरा बेगम के। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद, ताजमहल तो है ही, और किस चीज का निर्माण करवाया था इन्होंने, शाहजहानाबाद, जो कि आज पुरानी दिल्ली है हमारी, शालीमार बाग वगैरह, बाकी हम जिसकी मतलब बात कर चुके हैं। आगे बेबादल खां की हमने बात कर ली। ताजमहल की इंपॉर्टेंट चीजें रख लो इन याद, उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्होंने उसका वास्तुकारिता दी थी, और इसका इंजीनियर उस्ताद इंसा खां, उस्ताद ईशा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी। बस ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट थी। लाल खां नाम का एक व्यक्ति था, बहुत प्रसिद्ध था, जिसको इन्होंने गुण समुंद कहा था, गुण समुंद कहा था। दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है। इनकी मृत्यु आगरा में ही हुई थी, कालांतर में मुमताज महल के बाजू में ही ताजमहल में इनको दफना दिया गया। बस आगे आ जाइए आप। औरंगजेब आखिरी इंपॉर्टेंट रूलर है, जिसके ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के ही शासन से इनका पतन शुरू हो गया था, परंतु पतन में मुख्यतः इसका योगदान बहुत था क्योंकि बहुत कट्टर था। पूरा नाम क्या था इनका, मुइनुद्दीन मोहम्मद आलमगीर, उपाधि थी इसकी वैसे आलमगीर, अर्थात औरंगजेब। ठीक है, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। ये सुन्नी धर्म को मानता था, पूरी तरह सुन्नी धर्म को मानता था, और एकदम कट्टर, बिल्कुल कट्टर व्यक्ति हुआ करता था। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु कौन थे, मीर मोहम्मद हकीम, मीर मोहम्मद हकीम इनके गुरु हुआ करते थे। देखो मीर जुमला ये वही व्यक्ति है जिसका मैंने अभी डिस्कशन किया, जिसने कोहिनूर गिफ्ट किया हुआ है। इसका सबसे योग्य सेनापति और बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। इसी के शासनकाल में आखिरी जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वह था मुर्शिद कुली खां। उसके बाद बंगाल स्वतंत्र हो गया। ठीक है, लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, बीबी की मस्जिद, राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगजेब की औरंगाबाद में जो स्थित है। ठीक है, ताजमहल की फूहड़ नकल जिसको कहा जाता है ना, इन सब का निर्माण इन्होंने करवाया था। इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण यह विशेषता यह थी कि इसने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने की बात करी है, काफिरों के देश को इस्लाम के देश में बदलने की बात की। ऐसा कहा जाता है कि जब तक यह प्रतिदिन के 100 जनेऊ नहीं जला देता था तब तक भोजन नहीं करता था। ठीक है,
मंदिर तोड़ने के लिए अलग से विभाग की स्थापना करवाई थी, धर्मांतरण के लिए एक विभाग की स्थापना करवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां, जहांगीर ने भी लगभग इसी तरह के काम किए थे, परंतु पूरी तरह कट्टर नहीं थे वो। ठीक है, धार्मिक मेले इसने बंद करवा दिए थे और भी बहुत सारी चीजें बंद करवाई। ठीक है, कलमा बंद करवा दिया था, कलमा। ठीक है, संगीतज्ञों को हटा दिया था। इसके शासनकाल में ऐसा कहा जाता है कि सबसे अधिक संगीत पर लिखी जाने वाली जो किताबें थी रची गई, क्योंकि संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया, कोई काम ही नहीं बचा। राज्याभिषेक पर दी जाने वाली भेंटों को समाप्त कर दिया, तुलादान को बंद कर दिया, भोज को दिया जाना बंद कर दिया कि दरबार में बुला के जो भोज दिया जाता था। ठीक है, और क्या प्रारंभ किया गया था? हाँ, झरोखा दर्शन बंद हो गया। जो राजा एक इंपॉर्टेंट दिन में आके लोगों को दर्शन देते थे, हेलो हाय हाथ दिखाते थे, सब बंद करा दिया। सिजदा, नौरोज का त्योहार बंद कर दिया, नौरोज का त्योहार बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन सजदा प्रारंभ किया। ठीक है, प्रणाम को खत्म करवाकर सजदा शुरू करवाया था। साथ ही और क्या शुरू करवाया इन्होंने? इन्होंने माथे पर तिलक को समाप्त करवाया, माथे पर तिलक को समाप्त करवाया था। और क्या चीज इन्होंने शुरू करवाई थी? जजिया कर फिर से ब्राह्मणों पर लगवाया। इन्हीं के शासनकाल में गुरु तेग बहादुर शीशगंज गुरुद्वारे में माथा कटवा दिया गया था इनका। आप इन्हीं के काल में जाट विद्रोह भी देखते हो, राठौरों का भी विद्रोह देखते हो। मदन्ना कन्ना बहुत फेमस, बुद्धिमान प्लस अच्छे सैनिक, इन्हीं के विरुद्ध में लड़े थे। देखिए, यहां पे हम ये समझते हैं कि आगे की और क्या चीजें हैं इसके शासनकाल की जो आपको जाननी चाहिए। इसकी मृत्यु पहले देख लो, यहां जगह है तो मैं लिख दूं, खुलदाबाद, जिसको अब रोजा भी कहा जाता है। ठीक है, इस नाम की जगह पे हुई थी, यहाँ पे इसको दफना दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि विश्वनाथ मंदिर जो आज भी जैसा टूटा हुआ है, सोमनाथ मंदिर को वास्तविक में जैसा तोड़ा गया, कुछ तो गजनी ने तोड़ा, कुछ ये तोड़ दिए। ठीक है, केशव राय जी का मंदिर, इनको तोड़ने के लिए इसने अपनी जी जान लगा दी थी। फ्रैंकोइस बर्नियर इसके दरबार में इसका चिकित्सक हुआ करता था। इसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू जो थे वह सूबेदार थे, सूबेदार थे प्लस सैनिक भी थे। ठीक है, ये आपको जरूरी चीजें थी जो कि औरंगजेब की तरफ से जानना था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस तरह इंपॉर्टेंट, हमने मुगल जो भी एम्परर्स थे उनको समाप्त कर दिया है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाओ। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, संपूर्ण साम्राज्य सूबों में बटा हुआ था, सूबों में बटा था। सूबों का विभाजन जो था वह सरकार में था। सरकार का विभाजन परगना या महाल में था। ठीक है, महाल का विभाजन जो था वह जिला में था। देखिए यहां जिला, जिले का विभाजन दस्तूर और दस्तूर का विभाजन ग्राम में था। ठीक, प्रशासन के प्रमुख जो भी व्यक्ति विशेष थे वह इस तरह हैं कुछ। दीवान विजारत यानी कि वजीर कहलाता था। दीवान आरिज यानी कि सेना का प्रभार। दीवान आरिज के मतलब दस्तखत के बिना कोई भी वेतन लागू नहीं होता था। ठीक है, दीवान रसाला जिसको विदेश मंत्री, इंसा संचार मंत्री, बरीद यानी कि बुद्धिमत्ता, बरीद गुप्तचर विभाग को भी कहा गया है। ठीक है, अब आप आ जाइए इनके समय की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के अंतर्गत। ठीक है, आप देखते हैं क्या, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि तैनात रकाब अर्थात आरक्षित जो बल हुआ करता था। तकाबी, ये एक तकाबी ऋण देने की व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत आप इजारेदारी प्रथा को भी देखते हैं। ठीक है, मेरवार का क्या मतलब हुआ करता था? मेरवार का अर्थ होता है यहाँ पर डाक धावक। बनिक, बनिक का अर्थ है यहाँ पे स्थानीय व्यापारी। बिटिक्चिस यानी कि क्लर्क। ठीक है, चेहरा, चेहरा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का
यहाँ पे वर्णात्मक यानी कि हुलिया प्रथा शेरशाह सूरी के ही शासनकाल में इसको प्रारंभ किया गया था। कालांतर में आगे ये इसके भी शासनकाल में बढ़ता है। ठीक है। खुद काश्त तो पाही काश्त वह किसान जिसके पास अपनी खुद की जोती हुई जमीन होती थी, पाही काश्त जो दूसरे के में खेती करते थे। खास खेल क्या होती थी? शाही सेना जो कि शेरशाह के द्वारा संचालित की गई। ठीक है। कबूलियत प्रथा क्या होती थी? कबूलियत व पट्टा प्रथा। पट्टा यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए कच्चे स्तर पर कुछ समय के लिए लिखी जाने वाली उसकी प्रॉपर्टी। ठीक। अहादीस, अहादीस यानी कि एक सज्जन सैनिक जो कि मनसादारी के प्रति सामान्य सैनिकों की तुलना में थोड़ा अधिक वेतन प्राप्त करते थे। इनको जागीरों की लड़ाई से कोई मतलब नहीं होता था। अब आ जाओ आप किस पे? देखो, मैंने आपको मुगल एम्पायर का बताया कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट और कौन कौन से व्यक्ति हुआ करते थे। तो आप ये चीज जान लो कि ये सूबा, इनको प्रांत मानो आप। ठीक है। प्रांतों का जो भी व्यक्ति होता था, प्रांत प्रधान, उसको क्या कहा जाता था? सूबेदार। और प्रांत की राजस्व के प्रति जिसकी सीधी सीधी जवाबदेहिता होती थी वह कहलाता था दीवान। आप देखोगे कि अकबर के शासनकाल में दीवान अलग बनाया गया था, दीवान की व्यवस्था अलग दी गई थी और बाकी जो वित्त मंत्री थे वो अलग थे। ठीक है। ठीक उसी प्रकार प्रांतीय सैन्य व्यवस्था बख्शी नाम के एक व्यक्ति के अंतर्गत होती थी। बख्शी। ठीक है। दीवान आरिज के अंतर्गत बख्शी होता था। अच्छा, इनके समय पर सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील होता था या फिर प्रधानमंत्री। आप देखते हैं महामंगा बैरम खां, बैरम खां ने 4 वर्षों तक इस पद को संभाला, उसके बाद महामंगा कई वर्षों तक इस पद को संभालती रही अकबर के समय पे। जिले का प्रमुख अधिकारी फौजदार, फौजदार होता है तथा उसका प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन था? होता था आमील यानी कि मालगुजार, मालगुजार। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? कोतवाल, जो कि यहाँ पे परगना का प्रमुख अधिकारी होता था, कोतवाल प्रधान। और परगना का प्रमुख जो ये कोतवाल तो सैन्य अधिकारी होता था और इसका जो संभालने वाला अधिकारी होता था और जो भी प्रधान वाले कार्य करता था शिकदार, क्योंकि इसको शिक भी कहा, शिकों में विभाजन, शिकदार। ठीक है। और ग्रामों में कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाकर लगान का निर्धारण करने वाला अधिकारी आमील। और पटवारी जो उसके लेखे जोखे रखता था। समझ गए आप? देखिए, 3 तरह की भूमि होती थी। एक होती थी खालसा भूमि, एक होती थी जागीर भूमि और एक होती थी सयूरगल यानी कि मदद ए माश, मदद ए माश। खालसा भूमि जो कि सीधे सीधे बादशाह के नियंत्रण में होती थी। इनाम में दी जाने वाली जागीर भूमि यानी कि मिल्क, मिल्क कहा जाता था, तनख्वाह के बदले दी जाती थी। और सयूरगल यानी मदद के माश जिसको अनुदान के रूप में दिया जाता था। ठीक है। अच्छा, करोड़ी व्यक्ति जो होता था जो 1 करोड़ रुपए का लगभग कर संभालता था। इसमें प्रमुखता आप ये अन्य नाम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, इस स्क्रीन पर आ जाइए। मैंने ब्लैंक रखी हुई है, कुछ अलग से चीजें आपको मुझे समझानी है। देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में असद खान आप दीवान देखते हो, वहीं पर अकबर के काल में आप किसको दीवान देखते हैं? तुर्बती, मुजफ्फर खां तुर्बती। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। तुर्बती किसके शासनकाल में देखते हो आप? अकबर के काल में यहाँ पे दीवान देखते हो। इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रख लीजिएगा। इनके शासनकाल में सैन्य पत्र को क्या कहा जाता था? सरखत, जिससे वेतन मिलता था। जो मीर बख्शी होता था उसमें सिग्नेचर करता था। ठीक है। लगानहीन भूमि जो होती थी, सद्र, जो सद्र उस सद्र होता था ना, सद्र उस शूद्र, न्याय विभाग का जो अधिकारी होता था वही मदद ए माश पर निगरानी भी रखता था। उसी के ही कहने पर मदद ए माश मिलती थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त सम्राट की घरेलू जो नीड्स होती थी उसको कौन पूरा करता था? मीर समा। खाना कौन बनाता था? खाने समा। ठीक है, खाने समा।
ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी थी। अच्छा, इसके बाद आप आ जाइए इनकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। पूर्णतः कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, जो कि 1/3 भाग कुल उपज का होता था, जो कि जागीर के रूप में, अन्न के रूप में यानी कि जागीर जब्त के रूप में, अनाज के रूप में या फिर नगद के रूप में वसूल ली जाती थी। ठीक है। भूमि के प्रकार मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं कि किस प्रकार की भूमि के प्रकार यहाँ पे निर्धारण किए जाते थे। कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी, एक थी तखशीह और एक थी तहसील। आईने दशहरा पद्धति ही जब्ती प्रणाली है। इसके पहले जो चलती थी वह थी मसाहत यानी कि क्या, नसक प्रणाली। मैंने आपको बताया हुआ है, नसक प्रणाली खड़ी फसल के आधार पर लगान का निर्धारण है, जब्ती प्रणाली बोई हुई फसल के आधार पर उसका अनुमान, और गल्ला बख्शी कुछ भाग सरकार के द्वारा ले लिया जाता था कि भूमि का किस प्रकार से हिसाब है। अब हम इसके सिक्कों की बात कर लेते हैं। मुगल काल में चलाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सिक्कों की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अच्छा हाँ, मैंने टोडरमल की बात करी क्या? ये वित्त मंत्री थे जिनको दीवान ए अशरफ भी कहा जाता था। ये आपसे पूछा जा सकता है। सीधे एक एक लाइन में आपकी फैक्ट टू फैक्ट बता रही हूं, इसमें आपको कुछ भी स्किप करके नहीं देखना है, वरना आप अपना लॉस खुद कर लेंगे अगर इस वीडियो से कुछ चीजें भी आती हैं तो। बाबर ने शाहरुख नाम का एक सिक्का चलवाया था। ठीक है, बाबरी नाम का सिक्का चलवाया था जो कि कांधार में चला था। इसके अतिरिक्त कलमा और खुतबा को गुदवा कर इसने सिक्का चलवाया था। आपको बता दूं कि कलमा और खुतबा का मनाही किसने कर दी थी? औरंगजेब ने। ठीक है, इस वाली स्क्रीन पर आपको मैं समझा देती हूं, ये ब्लैंक है, यहां देख लीजिए। अकबर ने जो सिक्के चलवाए, संशब सबसे बड़ा सोने का सिक्का, सबसे बड़ा सोने का सिक्का, इलाही सबसे फेमस सिक्का, सबसे फेमस सिक्का। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो मुहर चलती थी, मुहर जिसको कहा जाता है कि ये 9 रुपया इसका दाम हुआ करता था। 9 रुपया की एक मुहर होती थी, यानी कि 9 चांदी के सिक्के की एक मुहर होती थी। ठीक है, 9 रुपया। तो जो चांदी का सिक्का होता था 178, कई जगह पे आप 172.5 ग्रेन का भी इसका माप देखेंगे, शेरशाह सूरी ने चलवाया था। तांबे के सिक्के को कहा जाता था जीतल, जो कि किसका सिक्का था? तांबे का सिक्का था। सबसे छोटा दाम, सबसे छोटा सिक्का हुआ करता था। दाम 380 ग्रेन का होता था। अगर दाम और रुपया के बीच का कोई सिक्का था तो जो इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से आधा चांदी आधा तांबा से मिलकर बना होता था तो उसको आना कहा गया। इसको किसने शुरू करवाया था? आना ने, शाहजहां ने इसको शुरू करवाया था। रुपया और जीतल किसने शुरू करवाए थे? ये शेरशाह सूरी के चालू करवाए हुए थे। ठीक, आप याद रखेंगे। जलाली नाम का एक सिक्का जो चांदी का था, चकोर था, और जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं अकबर ने करवाया था पूरा। जहांगीर ने नूरजहां के साथ अपने सिक्के चलवाए थे, उसके और अपने दोनों के चित्र के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, कई जगहों पे आप राम सीता के चित्र के भी सिक्के देखते हैं जो कि अकबर ने चलवाए थे। जहांगीर के समय पे माना जाता है कि खगोलीय नक्षत्र के इसने सिक्के चलवाए थे। नक्षत्र, चांद, तारा, सूर्य इत्यादि कुछ बना हुआ था। ठीक है, निसार नाम का सिक्का जहांगीर के द्वारा चलवाया गया। जहांगीर के द्वारा निसार नाम का सिक्का चलवाया गया। ठीक है, तो इस तरह हमने जो भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। इस तरह मुगल एम्पायर आपके लिए फिनिश होता है। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने वीडियो के थ्रू फिनिश कर ली है। जो भी रह गई चीजें हैं, जैसे कि आप इसका लास्ट रूलर देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बीच के, जैसे कि फर्रुख, शियर, जहांदार शाह इत्यादि
जो भी हैं 1 से 2 लाइन के फैक्ट्स हैं उनको हम पीडीएफ के थ्रू फिनिश कर देंगे, आपको एग्जाम के पहले पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप करंट मुद्दे के साथ बने रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।